नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी देश में कम हो रहे कोरोना के मामलों की। क्या इसका मतलब यह है कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब खत्म होने वाली है? इसके अलावा बात होगी कम हो रहे मामलों के बाद राज्यों में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया की। क्या अनलॉक करने में, लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी हो रही है? साथ ही बात होगी कोरोना के बाद आने वाली चुनौतियों की। दूसरी लहर तो जा रही है, लेकिन क्या उसके बाद जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके लिए हम तैयार हैं? जैसा मैंने पहले कहा, कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज देश में 1,32,788 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। हालांकि और जो ठीक हुए हैं वो भी देख लीजिए, 2,31,456 लोग ठीक हुए हैं और एक्टिव केसेस अब गिरकर 18 लाख के आसपास आ गए हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज थोड़े से ज्यादा मामले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो पता चलता है देश में कोरोना के मामले हर दिन घट रहे हैं, बहुत तेजी से घट रहे हैं। जरा ग्राफ देखिए, आपको याद भी दिलाता हूं। 7 मई को दूसरी लहर की पीक आई थी जब 4,14,188 नए केस थे। उसके बाद से देखिए यह ग्राफ सीधा लगातार हर दिन नीचे जा रहा है। 7 मई को 4,14,000 थे। उसके बाद देखिए 13 मई को 3,62,000 हुए। 5 दिन बाद 18 मई को 2,63,000 हुए। फिर 23 मई को 2,40, 29 मई को 1,73, 30 मई को 1,65, 31 तारीख को 1,52, 1 जून यानी कल 1,27 और आज 1,32,788। थोड़े से आज बड़े हैं मामले, लेकिन ग्राफ अपनी कहानी खुद कह रहा है। 4/14 से देखिए हम कहां आ गए हैं। अब ये मामले जो कम हो रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा संक्रमण की जो दर है वो भी लगातार गिर रही है। कैसे कम हो रही है संक्रमण दर वो भी देख लीजिए। 10 मई को 24.8% थी पॉजिटिविटी रेट। 24.8% यानी जितने टेस्ट हो रहे थे उसमें से 24.8% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे। 18 मई को यह 13.31% पर आ गई। 22 तारीख को 11.3, उसके बाद 26 तारीख को 9.79% और 1 जून यानी कल देखिए पॉजिटिविटी रेट घटकर कहां आ गया है? 6.62%। यानी हर 100 टेस्ट में सिर्फ 6.62 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव। देश के उन राज्यों में मामले लगातार कम हो रहे हैं जहां दूसरी लहर में सबसे ज्यादा केसेस आए थे। फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, 18 अप्रैल 68,631 मामले थे एक दिन में, और आज देखिए यानी कल के आंकड़े हैं 24 घंटे के, 14,000 पे आ गया है यह आंकड़ा। कितना गिर गया है? 4 गुना से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश 24 अप्रैल को 37,944 केस थे 24 घंटे में, और अब देखिए 1,317। यह यूपी का हाल है। छत्तीसगढ़ 23 अप्रैल को थे 17,397 24 घंटे के केसेस, और 30 तारीख को देखिए 1,655, सिर्फ 1,655। राजस्थान 2 मई को थे 18,298 नए केसेस 24 घंटे में, और 30 मई को यह आंकड़ा हो गया 2,298। गुजरात देख लीजिए, 30 अप्रैल को थे 14,605 केसेस, और 30 मई को सिर्फ 1,871। तो देख रहे हैं आप, हर राज्य में भी जहां सबसे ज्यादा प्रकोप था वहां भी पॉजिटिविटी रेट घट गया है, नए केसेस घट गए हैं। हाल यह है कि अब लोग अनलॉक करने लगे हैं। सरकारें अब अनलॉक कर रही हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे हटा रही हैं। अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो गई। दिल्ली में वैसे तो 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन 31 मई के बाद से 7 जून तक बढ़ाया गया है। 31 मई से कुछ शर्तों के साथ अनलॉक शुरू हो गया है। इसके तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं। यूपी की बात करिए, वहां भी शर्तों के साथ ढील दी जा रही है। हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलने की इजाजत यूपी में मिल गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि सैटरडे संडे यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। ये यूपी की बात बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश आ जाइए, 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है।
जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण है यानी पॉजिटिविटी रेट, उन्हें अनलॉक किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहां सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ चलेंगे। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें और पार्लर को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी वैसा ही लॉकडाउन है जैसा पहले लगा हुआ था, वहां छूट नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, केरल, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, झारखंड भी यहां फिलहाल लॉकडाउन है, यहां छूट नहीं दी गई है। पर इसके बावजूद कुछ एक ऐसी जगह है जहां थोड़ी सी छूट के बाद लोगों की भीड़ जुट गई है। वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। 1 जून से कुछ राज्यों में लॉकडाउन धीरे धीरे हटना शुरू हुआ है और वहीं से ऐसी तस्वीरें आई हैं, देख के डर लगने लगा है। ये देखिए जरा, मुंबई, जम्मू और मध्य प्रदेश का शाहजहांपुर, 3 तस्वीरें देख लीजिए। लॉकडाउन थोड़ा सा हटा नहीं कि लोग ये समझने लगे कि कोरोना गया, और नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, कोई एहतियात नहीं। मुंबई की दादर में सब्जी मंडी हो, जम्मू की वाइन शॉप या फिर मध्य प्रदेश का शाहजहांपुर, सोयाबीन के बीज के लिए बीज भंडार के बाहर लोगों की यह भीड़ शाहजहांपुर की ऐसी कि वहां भगदड़ मच गई। अब सवाल है, कोरोना खत्म नहीं हुआ तो लोग इस कदर लापरवाह क्यों हो रहे हैं? सवाल यह भी, यदि कोरोना खत्म भी हो गया है, फिलहाल लग रहा है खत्म हो रहा है, तो इसके बाद अभी और भी चुनौतियां आनी हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? चलिए मान लेते हैं कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है, लेकिन उसके बाद जो चुनौतियां शुरू होने वाली हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहली, वैक्सीनेशन। क्या हम वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं? अर्थव्यवस्था, क्या इकोनॉमी को हम संभालने के लिए तैयार हैं? बेरोजगारी, आंकड़े ऑल टाइम हाई हैं, उसका क्या करेंगे? तीसरी लहर की चुनौती का क्या सामना कैसे करेंगे अगर आई तो? दूसरी लहर में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके सिर पर से मां बाप दोनों का साया उठ गया या कमाने वाले मां बाप का साया उठ गया, उनका क्या होगा? वैक्सीनेशन को तेज करने की दिशा में एक अच्छी खबर भी आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियां हैं, अच्छी खबर भी है। और अच्छी खबर आज यह है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन का भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। दोनों कंपनियों की वैक्सीन को लोकल ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को अब हटा दिया है। सीधे सीधे समझें तो जिन वैक्सीन को WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे रखी है, या फिर अमेरिका की FDA से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें भारत में अब पोस्ट लॉन्च ब्रिजिंग ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इसे लेकर डीजीसीआई चीफ वीजी सोमानी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक हाल ही में कोरोना के मामलों की तेज रफ्तार के बीच भारत में बढ़ती टीके की मांग को देखते हुए नेगवैक के सुझावों के आधार पर अब उन वैक्सीन को भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा जिन्हें पहले से ही अमेरिका में चाहे FDA हो, EMA हो, यूके की संस्था हो, जापान हो या फिर WHO हो, इन्होंने पहले से इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे रखी है। हालांकि पहले याद करिए, भारत सरकार ने इन्हीं मंजूरी के बावजूद हम अपने यहां ट्रायल करेंगे और भी बहुत सारी शर्तें लगाते हुए इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। पर अब ऐसा लगता है सरकार ने उन शर्तों को हटा दिया है। अब एक बच्चों से जुड़ी खबर भी है। मध्य प्रदेश और गुजरात ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान भी जल्द ही इस पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें, याद ही होगा, कल ही केंद्र सरकार ने CBSE की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया था। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर असम के होजई के एक कोविड अस्पताल की है। अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है और ऐसी मारपीट के मामला पूरे देश में गूंजने लगा है। होजई के एक अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजन इतना नाराज हो गए कि उन्होंने डॉक्टर सोच कुमार के साथ जमकर मारपीट कर दी। डॉक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित डॉक्टर का दावा है, जब तक वो मरीज के पास पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में एक्शन लिया है। डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले 24 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी
हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर है, बेतुका बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का। एसटी हसन साहब राज्यसभा सांसद हैं। आज बोले शरीयत में छेड़छाड़ के चलते कोरोना महामारी आई है। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी सरकार की नाइंसाफी का नतीजा है कि ये कोरोना आया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद महोदय। जिस तरह से नाइंसाफियां हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हो, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। मतलब वाहियात बयान है, माफ करिएगा। राज्यसभा सांसद एसटी हसन साहब, क्या बयान दिया है आपने। संवेदनहीन तो है ही, और वाकई इसकी कोई तुक नहीं है, बेतुका बयान है। मैं कोशिश करूंगा एसटी हसन साहब मेरे साथ जुड़ें कि उन्होंने बयान क्यों दिया है, लेकिन पहले राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या अनलॉक करने में जल्दबाजी हो रही है? और दूसरा, कोरोना के बाद अगली चुनौती क्या उसके लिए हम तैयार हैं? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से सांसद अपराजिता सारंगी मेरे साथ आ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में डॉक्टर डीके गुप्ता आ गए हैं। मेरे साथ योगिता भयाना है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और शरद कोहली हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर एक बार फिर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कल की सुनवाई का अपडेट हमने आपको कल ही दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। आज जो लिखित आदेश सामने आया है उसके मुताबिक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी नीति स्पष्ट करिए। 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनके लिए आपकी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो बेतुकी है, वो समझ में नहीं आती है। इसीलिए बताइए, पूरा रोड मैप दीजिए। लिखित आदेश में भी सरकार को फटकार और कई सवाल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी पर। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है, क्या कहा गया है उसमें? प्रभाकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो पहले ही उठाया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को सुनवाई हुई थी उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम एक आदेश पारित करेंगे। वो आदेश, लिखित आदेश आज आउट हुआ है, वेबसाइट पर डाउनलोड हुआ, अपलोड हुआ है। उसमें कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है सरकार उसे कोर्ट के सामने रखे, इसलिए कि पहले ही कोर्ट ने कहा था कि इस पॉलिसी से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि अब तक कितने वैक्सीन के कितने डोजेज है जो खरीदे गए हैं, चाहे वो कोविशील्ड का हो या कोवैक्सीन का हो या स्पुतनिक का हो, सबका ब्यौरा देना है। साथ ही कोर्ट में यह भी बताना है कि शहरों में और गांवों में वैक्सीनेशन कैसे हुआ है, कितने लोगों को हुआ है। तीसरी बात ये कि कितना राज्यों को दिया गया है, कितना केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। साथ ही राज्य सरकारों से पूछा है कि वैक्सीनेशन के लिए वो क्या राज्य सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करा रही है। और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस को लेकर के जो उसकी दवा की जो किल्लत है, इस समय अलग अलग अस्पतालों में लगातार प्रत्येक शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसकी दवा नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। हाँ। और मानक इसमें एक इंटरेस्टिंग मसला ये भी है, एक बात और भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज इस मसले पर सुनवाई हो रही थी, और दिल्ली हाईकोर्ट भी बार बार वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। आज एक बार फिर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और ये कहा, सुनवाई के दौरान ये बात कही कि आपके पास अगर वैक्सीन नहीं था तो आपने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का वो कैसे अनाउंस कैसे कर दिया।
और तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिसका पहला डोज हो गया है उसका 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरा डोज भी हो जाएगा? तो ये सवाल है जो कभी हाईकोर्ट पूछता है, कभी सुप्रीम कोर्ट ठीक पूछता है। है, कभी हाईकोर्ट सवाल खड़ा करता है, कभी सुप्रीम कोर्ट खड़ा करता है, और सुप्रीम कोर्ट पे भी जवाब देना है केंद्र सरकार को, और हाईकोर्ट पे भी जवाब देना है, और विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए, लेकिन बहुत ही दुखद है और मैं बड़े भारी मन से, बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस सवाल को मैं फ्रेम कैसे करूं। डॉक्टर अजय कुमार, पहले आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं सर। हाईकोर्ट ने, आपको पता होगा, हाईकोर्ट ने भी 18 से 45 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या सवाल उठाया डॉक्टर अजय कुमार? उन्होंने कहा अगर मान लीजिए एक वैक्सीन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सवाल कैसे पूछूं। क्या हाईकोर्ट का ये पूछना असंवेदनहीन है? पर यह सवाल तो है। हाईकोर्ट ने कहा डॉक्टर अजय कुमार, अगर एक वैक्सीन है, एक बुजुर्ग है आपके सामने जिसे आप लगा सकते हैं, या फिर एक 35 साल का आदमी है जिसे आप लगा सकते हैं, जिसके 2 बच्चे हैं, आप किसे लगाएंगे बताइए? डॉक्टर अजय कुमार, आज ये नौबत आ गई है कि हाईकोर्ट पूछ रहा है अगर एक वैक्सीन है, 2 जानें बचानी है, तो आप जवान की जान क्यों नहीं बचाएंगे और बुजुर्ग की जान क्यों बचाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार। देखिए मानस जी, ये पहले तो ये सवाल तो पूरे देश के सभी नागरिक पूछ रहे हैं कि इस तरह के जो बेतुकी अगर वैक्सीन नीति सरकार ने बनाई है, क्योंकि हमने पहले भी एक और टीवी शो में ये बात कही कि दुनिया में किसी भी देश में इस तरह का वैक्सीन पॉलिसी नहीं। आप खोज करके भी जो है, जैसे सर्फ का पहले एडवर्टाइजमेंट था, ढूंढते रह जाओगे, उसी तरह का जो है ये पॉलिसी है। सिर्फ भारत में इन्होंने लागू किया है कि 3 तरह के हैं, तीन दाम, प्रदेश के अलग दाम, केंद्र के अलग दाम, प्राइवेट हॉस्पिटल के अलग दाम, उसके सप्लाई भी अलग। अगर आप देख लीजिएगा कि कर्नाटका में कर्नाटका सरकार को 15 लाख वैक्सीन दिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल को 16 लाख दिया गया है। तो आप इस वैक्सीन नीति से 2 चीज कर रहे हैं। एक तो कोविन ऐप ले करके, एक ऐप ले आकर के आपने अर्बन रूरल डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस देश में सिर्फ 25% आबादी के पास स्मार्टफोन है और 13, मुझे लगता है, इंटरनेट कनेक्शन भी उसी के आसपास है। दूसरी चीज आपने क्या किया है कि जो अमीर लोग हैं या संपन्न लोग हैं, वो जो है वो गाड़ी लेकर के वॉक इन वैक्सीनेशन चल रहा है इस देश में। तो एक तो आपने अपार्टाइड कर एक गरीब और अमीर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बना दी, और दूसरी है कि आप शहरी जो इंटरनेट सेवी है या स्मार्टफोन जिसके पास है, वो अपने कोविन ऐप में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जो बेचारे जो इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नहीं डॉक्टर अजय कुमार, लेकिन आप लोग ही तो कह रहे थे कि 18 से 45 साल के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दीजिए। आपकी मांग सरकार ने मान ली और अब वैक्सीन की किल्लत हो गई। मानक जी, एक चीज है, ये मैं तो कल चिदम्बरम साहब की बात सुन रहा था, आप एक कागज दिखा दीजिए, ये कागज दिखाइए कौन पूछ रहा था। राहुल गांधी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? क्योंकि मैं क्योंकि लगातार इस झूठ को इतनी बार चलाया गया है कि लोग इसको सच मानने लगे हैं। ओके, एक कागज तो एक काम करिए डॉक्टर अजय कुमार, इसका मतलब ये कह दीजिए कि आप नहीं चाहते थे 18 से 45 साल के लिए वैक्सीनेशन खुले। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लिए, सबके लिए बराबर हो। हाँ, तो मतलब वही बात हो गई। इसका मतलब आपने डिमांड किया सबके लिए खोल दीजिए। नहीं, सबके लिए एक मिनट, आप सबको सुनिश्चित कर ले कि वैक्सीन मिल जाए, ये एक बात। ओके, आप उस नीति बनाइए, किस तरह से उपलब्ध कराइए। पहली बात है कि ये वैक्सीन की किल्लत क्यों पड़ी? बाकी देश में भी 18 से ऊपर को लॉस हो रहे हैं, क्योंकि हम ताली बजा रहे थे, मोबाइल के लाइट ऑफ कर रहे थे। जब दुनिया में सभी सरकार अपने ऑर्डर सुनिश्चित कर रहे थे, तो मोदी जी ने हमसे जो है फूल फेंकवाए, लाइट, मोबाइल के लाइट जलवाए। ओके, अपराजिता सारंगी, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन मिलने चाहिए थी। हाँ, पहला ऑर्डर जनवरी में इन्होंने दिया। ओके, पहला ऑर्डर अपराजिता सारंगी, जनवरी में उन्होंने दिया। अपराजिता जी, मैं पहले इसी पर आ रहा हूं और आज के सवाल पर बाद में आऊंगा। मैं फिर से आपसे भी वही पूछ रहा हूं, बड़ा मुश्किल सवाल है। अब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी ये पूछना पड़ रहा है कि आपने ये वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी में किया क्या है। हाईकोर्ट कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना सवाल, अगर एक वैक्सीन है तो किसकी जान बचाएं? ये नौबत आ गई है आज। एक नौजवान की जान बचाएं 35 साल का जिसके 2 बच्चे हैं, या एक बुजुर्ग की जान बचाएं? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मानक जी, आपने इस चर्चा की शुरुआत बड़ी सकारात्मक बातों के साथ की, और सकारात्मक बातें जो आपने रखी वो यथार्थ है। इस युद्ध में हम सब मिलकर
जीतने के कगार पर हैं, निश्चित तौर पर जीतेंगे, सामूहिक जिम्मेदारी है और ये सबका युद्ध है। यह कहने के बाद मैं आपको कह दूं कि मैं नकारात्मक बातों से अपने वक्तव्य की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने डॉक्टर अजय कुमार को पहले कह दिया तो मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न मैं इनके समक्ष रखना चाहती थी। अगर इनके किसी भी नेता ने नहीं कहा है 18 से 45 वर्ष तक का टीकाकरण हो तो ये कह दें हमने नहीं कहा है, आज नेशनल चैनल पे ये बात कह दें। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों से बार बार बातचीत की, एक बार नहीं 3 बार बातचीत की और सारे मुख्यमंत्रियों के मंतव्यों को सम्मान दिया। और जितने भी नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों ने कहा था कि वैक्सीनेशन प्रोसेस का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोसेस। और उसी समय कांग्रेस के जो तुंग नेतागण हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, आप 45 से ऊपर के बारे में सिर्फ बात ना करें, आप 18 से 45 की भी बात करें। तो सारे मंतव्यों को सम्मान देते हुए हमने नेशनल वैक्सीन पॉलिसी बनाई। यह जो विषय है यह सब जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और आपने बहुत सही कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रश्न किए हैं, लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहती हूं कि 15 दिन का समय केंद्र सरकार को दिया गया है। हमारे पास सारे उत्तर हैं, विपक्षी नेताओं के लिए भी उत्तर है और सर्वोच्च न्यायालय के मेरे सवाल का उत्तर नहीं है आपके पास। हम 15 दिनों के अंदर मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, हाईकोर्ट के सवाल का उत्तर नहीं है। मैंने जो हाईकोर्ट का सवाल आपके सामने रखा आपने उसका उत्तर नहीं दिया। आज हालत ये हो गई है, एक वैक्सीन है, किसकी जान बचाएंगे? बुजुर्ग की जान बचाएं या एक 35 साल के आदमी की जान बचाएं जिसके 2 बच्चे हैं? ये नौबत आ गई है। आपकी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, उसको सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेरी कह रहा है, समझ से परे है। मैं कहूंगी, मुझे कहने दे मानव जी, मेरा उत्तर अलग होगा। अगर आप मुझे इस तरह का पूछें कि एक वैक्सीन किसे दिया जाए, मैं कहूंगी 2 वैक्सीन हम पहुंचा देंगे। केंद्र सरकार सारे लोगों के लिए वैक्सीन पहुंचाने की काबिलियत रखती है, तो वो वयोवृद्ध जो है उन्हें भी मिलेगा और जो युवक है उन्हें भी मिलेगा। केंद्र सरकार कटिबद्ध है और आपको पता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से या अगस्त के पहले सप्ताह से हम प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी कहा मॉडर्ना और फाइजर ने भी स्वीकृति दे दी है, अब कोई असुविधा नहीं है। अरे तो यही तो सवाल था अपराजिता जी के, मॉडर्ना और फाइजर को यही मंजूरी पिछले साल दी जा सकती थी, उस समय क्यों नहीं दिया गया? अब बताइए, हम जून के महीने में आ गए हैं, दूसरी लहर खत्म हो रही है, तब जाके हम कह रहे हैं हम आपको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे देंगे, आपकी सारी शर्तें मान लेंगे। मैं 24 साल भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थी। हर एक बातों की प्रक्रिया होती है, हर एक निर्णय के पीछे 1000 सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत समीक्षा होती है। और इसी की वजह से जब फाइजर, मॉडर्ना और J&J से अप्रैल 2020 में बातचीत हो रही थी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनके बहुत सारे कंडीशंस थे, शर्तें थी। एक दूसरा, इनके अरे वही शर्तें तो आज हम मानने को तैयार हैं अपराजिता जी, वो शर्तें आज हम मानने को तैयार हैं, उस समय नहीं मान रहे थे। अमेरिका ने वो शर्तें नहीं लगाई, इसीलिए सारे डोजेस पहले बुक कर लिए। यूके ने भी ऐसे ही किया आज, इसीलिए उनकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और हम कहां हैं? आप अमेरिका से हमारी तुलना तो आप नहीं करें, वहां 33 करोड़ पॉपुलेशन है, हम 140 करोड़। मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपराजिता जी, मैंने पॉपुलेशन की बात नहीं की। मैंने ये कहा उन लोगों ने पिछले साल रिस्क लेकर इन वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी, इसीलिए पहले इन्होंने करोड़ों डोज बुक कर लिए थे। आज हालत यह है कि उनके पास अपने एक एक नागरिक के लिए 3-3, 4-4 डोजेस का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले कर लिया था। देखिए, हमने उस टाइम नहीं किया, हम आज जून में जाकर उनको परमिशन दे रहे हैं, उनकी शर्तें मान रहे हैं। कारण थे इसलिए हमने परमिशन नहीं दिया था। ऐसा था कि उनकी लायबिलिटीज, उनके कमिटमेंट्स उनके देशों के लिए थे, इतने आग्रही नहीं थे उस समय। उसके बाद लगातार अप्रैल 2020 से हमारी बातचीत चल रही थी और अभी जाकर आप जानते हैं कुछ रेगुलेटरी रिलैक्सेशन चाहता था फाइजर। उसके बाद 5 करोड़ वैक्सीन डोजेस अब फाइजर की तरफ से आ रहा है और बड़ी अच्छी खबर है, मॉडर्ना ने कहा था 2022 में देगा, लेकिन अब मॉडर्ना भी राजी हो गया है। चलिए, ओके, तो मुझे लगता है बड़ा ही सकारात्मक परिवेश है। नहीं, ये राहत की खबर तो है। देखिए, राहत की खबर तो है, लेकिन सवाल वही था कि हमने देर कर दी क्या। योगिता, मैं आज के मुद्दे पर आ रहा हूं।
योगिता जरा एक कमेंट करिएगा, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैंने 3-4 तस्वीरें भी दिखाई, क्या अनलॉक करने में हम जल्दबाजी कर रहे हैं क्या? बहुत सारे राज्यों ने अनलॉक नहीं किया है अभी, क्योंकि आप जमीन पर काम करती हैं। उन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि लोगों में एक बार फिर से जहां जहां अनलॉक हुआ है एक ये फीलिंग आ रही है कि बस अब कोरोना गया, मास्क लगाना बंद, सोशल डिस्टेंसिंग बंद। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? मानव जी बिल्कुल मानव जी, सोचने वाली बात है कि आप किस बेस के ऊपर आप अनलॉक कर रहे हैं। आपने लोगों को बताया? पहले तो आपने जब भी लॉकडाउन किया तब भी नहीं बताया, जब भी ये सेकेंड वेव आई तब भी आप कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं रखते हैं। अभी आप अनलॉक कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, लोगों को बताइए कि हम अनलॉक कर रहे हैं, इस बेसिस पे कर रहे हैं, या ये आगे की नीति है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी इस सरकार में मिसिंग रही है शुरू से। पिछले साल से जब से हमने देखा है कुछ भी कर देते हैं, ये लोगों से बातचीत नहीं करते। नहीं योगिता माफ करिए, सुनिए, ये जो अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है ये स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है और कुछ ने नहीं किया है। करेक्ट। तो मैं सब सरकारों की बात कर रही हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात कर रही हूँ। जब आप अनलॉक कर रहे हैं, आपने जो आंकड़े दिखाए, जो ये ट्रेंड नीचे जा रहा है, मुझे उस पर भी थोड़ा सा संदेह होता है कि क्या ये टेस्टिंग कम हो गई है इसलिए ये केसेस इतना ग्राफ नीचे जा रहा है? क्या ये इसलिए भी है कि काफी लोगों को हद तक कोरोना हो चुका है, या अभी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे मन में। तो अभी मुझे ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ये बताने की कि ये अनलॉक सरकारों को करना है नहीं करना है। ओके, बट जो भी हो वो उनको कम्युनिकेशन ठीक है। ओके, तो फिर मेरा आपसे अगला सवाल, अगर ये, क्योंकि आप तो जमीन पर काम कर रही हैं, बच्चों के साथ आपने बहुत काम किया है, अब सरकार के सामने जो मैं अभी पहले सवाल पूछ रहा था कि अगली चुनौती क्या आने वाली है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी आएगी योगिता, अब जब ये दूसरी लहर जा रही है? कि सबसे बड़ी चुनौती, तो पिछले साल भी मैंने पहले दिन पे जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का अनाउंस किया था, सबसे पहली चुनौती भूखी है। डेफिनेटली लोग अनएम्प्लॉयड हैं, खाना खाने की बहुत बड़ी चैलेंज है। कल भी मैं दिल्ली की एक ऐसे स्लम एरिया में थी, मैं आपको वहां की स्थिति बयान भी नहीं कर सकती मानक जी। मतलब अभी लोगों में पता नहीं कैसे इम्यूनिटी आएगी, कैसे वो कोरोना से लड़ेंगे। खाने के लिए 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का क्या, हफ्ते में उनको एक बार भी मिल जाए, वो ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं गंभीर। तो उससे लड़ने का क्या रोड मैप है? हम अभी भी, मुझे सरप्राइज है कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक व्यक्ति को कोरोना से बचा लिया, देखिए वो तो हमने सबने देखा है क्या मंजर था। आपने अगर वो मेलन्यूट्रिशन, हमारे बच्चे रह गए, हमारे बच्चों में कुपोषण हो गया, या हम और लोग भूख से मर गए, या उनको ऐसी बीमारियां लग गई कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो हो गई, तो आपकी लड़ाई तो पूरी आप हार गए ना वैसे भी। तो मेरा कहने का मतलब है ये पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। इसीलिए मैंने 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया, शरद कोहली और डॉक्टर डीके गुप्ता। शरद कोहली पहले आप, क्योंकि योगिता भयाना कह रही हैं अब अगली चुनौती सबसे बड़ी जो आने वाली है वो लोगों की रोजगार की आने वाली है, रोजी रोटी की आने वाली है। आपका असेसमेंट क्या कहता है? पहली लहर में जितना नुकसान हुआ था, दूसरी लहर में भी, क्योंकि लॉकडाउन तो सब जगह हुआ है, उतना ही नुकसान होने वाला है क्या? इकोनॉमी को, लोगों की जेब को, रसोई को, उनकी रोजी रोटी को? मानक, वो नुकसान काफी हद तक अप्रैल और मई 2 महीने में हो चुका है। पहली बात तो हम ये ध्यान रखें कि 75 लाख लोगों की नौकरी गई अप्रैल में। सीएमआई यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का, मानक आप तो बेहतर जानते हैं कि कोई एक पैमाना नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। सीएमआई एक एजेंसी है जो कि 2 लाख लोगों का सर्वे करती है। उसके आधार पर 1,53,300,000 लोगों की मई के महीने में नौकरी जा चुकी है। दोनों महीनों को हम मिला के देखें तो 2,28,03,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। अगर हम इन नंबर्स को देखें, 97% हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज, उनकी इनकम, रियल इनकम में गिरावट देखी गई है। आपने जीडीपी के आंकड़े देखे, -7.3%। मैं ऐसे आंकड़े गिनाऊं मानक तो बाकी का आपका शो का टाइम सारा का सारा मैं ले जाऊंगा, पर हमारे दर्शक जो है वो आंकड़ों में इतने इंटरेस्टेड नहीं। हकीकत ये है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं और किसी को शायद इस बात का बुरा लग सकता है, वो मानक आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, भारत में, और योगिता समझेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मानक जो कि रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। उनकी जब रसोई में आटा, घी, तेल आता है ना, तब वो जी उठते हैं। शाम को जब वो खत्म हो जाता है और अगले दिन के लिए नहीं बचता, तो उनकी जान पे बनाती है। यहाँ लोग, ये जो आपको भीड़ दिख रही है ना मार्केट्स में, ये क्यों दिख रही है? क्योंकि लोगों को रोजी रोटी कोरोना से ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। उनको लगता है भैया कोरोना से तो मरे ना मरे, भूखमरी से मर जाएंगे, कम से कम भूखमरी से तो बचा लो। इस वजह से आपको यहाँ पर जब अनलॉकिंग होती है तो आपको मार्केट्स में
ऑल ऑफ अ सडन भीड़ देखने को मिलती है। जो वर्कर्स है, जो छोटा आदमी है, जो मजदूर है, जो रोज कमाता है, उसकी जब जान पे बनाती है ना, वो मास्क नहीं लगाएगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वो कंधे पे हाथ रख के भी चलेगा, कंधा रगड़ के भी चलेगा, क्योंकि उसको किसी तरह शाम को 4 पैसे घर कमा के ले जाने हैं मानक। ये मुझे लग रहा है, एक तो नेशनल लॉकडाउन पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा मानक, कि लॉकडाउन पे और अनलॉक पे, क्योंकि अब स्टेट्स के जिम्मे कर दिया गया है, एक पॉलिसी बननी चाहिए कि किस स्थिति में आप लॉकडाउन करेंगे, किस स्थिति में कोई स्टेट किसी पे गुनाह पे कर रही है, कोई स्टेट कोई और पैमाना ले रही है, कोई कह रही है 600 से नीचे आ जाए। मुझे लग रहा है अगर सेंटर इंटरफेयर नहीं भी करना चाहता तो एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि आप लॉकडाउन कब करेंगे, आप अनलॉक कब करेंगे। पर हकीकत यह है कि 95% लोग इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र में जो है उनकी जान पे बनाई है। कोरोना सबको नहीं हुआ है, भगवान की कृपा है कि कोरोना सबको नहीं हुआ है, पर रोजी रोटी की मार सबको पड़ी है। ऐसे हालात में आप अगर अनलॉक करते हैं, मुझे एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है ना मानक, जिसकी हम निरंतर बात करते रहे हैं, मैंने एक नया टर्म निकाला है, इकोनॉमी अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये मैंने नया टर्म, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी जिम्मेवारी, इकोनॉमी अप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकारों की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। मुझे लग रहा है जब जान पे आएगी ना, जब रसोई में आपका आटे का जो कनस्तर है जब वो खाली हो जाएगा, जब तेल की शीशी खाली हो जाएगी, दालें नहीं होंगी, कोरोना को वो याद नहीं रखेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो लोग कोरोना को याद नहीं रखेंगे। आप सही कह रहे हैं, लगेगा सारे बच्चे मर जाएंगे हमारे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शरद कोहली। और आपकी एक इस बात से, हाँ बोलिए। 1.5 करोड़ लोग पिछले लॉकडाउन से मानक, उनको आज तक दोबारा नौकरी नहीं मिली है। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, उनको आज तक दोबारा नौकरी नहीं मिली है। जो आपने देखा, जैसे ही दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली में जैसे ही 1 जून से कंस्ट्रक्शन और वो खोली गई, गांव से वो लोग फिर रेलवे स्टेशन पे आपको वापस आते दिखने लगे। क्यों? क्योंकि गांव में जो उनके परिवार वाले हैं ना मानक, वो कहते हैं भैया जाके कमाओ, हम ज्यादा दिन तक तुमको याद नहीं रखते, तुमको हमें कमा के भेजते थे, आज तुम यहाँ आके खा रहे हो, कैसे गुजारा चलेगा? तुम्हारे आए हुए पैसे से तो यहाँ परिवार चलता था। तो भारत का जो 80% 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं ना, जिनकी 375 रुपए, 23 करोड़ आदमी ऐसे हैं मानक जिनकी 375 रुपए प्रतिदिन से कम इनकम अब हो चुकी है। क्या ऐसा आदमी मास्क लगाना उसको ध्यान रहेगा? मैं माफ करना, मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूं, मुझे पता है मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, पर जिसकी 375 रुपए रोज नहीं कमा पाता, उसको लगता है कोरोना मुझे हुआ, मेरे 4 बच्चे मर जाएंगे, उनका क्या होगा? वो बच्चे तो घर में बैठे, उनको कोरोना नहीं होगा, पर वो खाना नहीं खा पाएंगे, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। उस चिंता से वो आदमी डॉक्टर गुप्ता लॉकडाउन को भूल जाता है मानक, वो लॉकडाउन को भूल जाता है, इसीलिए आपको भीड़ दिखाई देती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। ऐसे में एक बीच का रास्ता कैसे निकालें? क्योंकि सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अनलॉक बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं। आपका ओपिनियन मैं भी जानना चाह रहा हूं, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या आपको भी लग रहा है जल्दबाजी हो रही है अनलॉक में? बिल्कुल मानक जी, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो दूसरी लहर आई कहीं ना कहीं हम लोगों द्वारा जनित लहर थी, जो हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना छोड़ दिया था दिसंबर के बाद से। दिसंबर में केसेस कम हो गए थे, हम सबको पता है, और सडनली वो जाके अप्रैल में जाके बम फूट गया और सडनली हम लोग दोबारा एक ऐसी लहर में आ गए जिसमें त्राहिमाम जैसी स्थिति आ गई थी। मैं जरूर मान रहा हूँ कि इकोनॉमी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, बट जान है तो जहान है। अगर आपकी जान बची रहेगी तो सब कुछ कर सकते हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं कोहली साहब की कि डेफिनेटली इकोनॉमिक अप्रोप्रिएट बिहेवियर सरकार की जिम्मेदारी है, बट हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं कर पाएंगे तो सरकार भी संभाल नहीं पाएगी। इतना बड़ा पेंडेमिक था, सरकार हिल गई थी, हमारे देश की नहीं दुनिया की सारी सरकारें हिल गई थी। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे इकोनॉमिक एनालिस्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे विपक्ष हो, सबको मिलकर जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि अगर अनलॉक हो रहा है तो हम सबकी इकोनॉमी के लिए हो रहा है, हम सबकी जान बचाने के लिए हो रहा है। तो साथ में अगर कोविड से जान बचानी है, तीसरी लहर को डैम्प करना है, डेंट मारना है, दोबारा आने नहीं देना है, तो हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का शिद्दत से पालन करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है जितना बड़ा चढ़ा कह रहे हैं कि मास्क लगाना मुश्किल है। जब डर था ना तो सब लगा रहे थे, जैसे डर खत्म होता है सब भूल जाते हैं। मास्क बहुत महंगा नहीं है, फैब्रिक मास्क बहुत सस्ते आ रहे हैं, रीयूज कर सकते हैं, हम लोग डोनेट कर सकते हैं। आप सब पार्टी फंड में इतना पैसा है, क्यों नहीं डोनेट कर रहे हैं? हम लोग पार्टी फंड में इतना पैसा है कि हर पार्टी कार्यालय को वैक्सीनेशन सेंटर बना देना चाहिए, हर जगह वैक्सीन लगाना चाहिए। जिनको पैसे नहीं उनको फ्री वैक्सीन लगाएं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेड वैक्सीन लगाएं। तो एक बड़ा हथियार हम सबके पास है, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रिवेंशन है, दूसरा प्रिवेंशन है हमारे पास सिर्फ वैक्सीनेशन, जो देश हमें बचा सकता है इस
कोविड से, वो सिर्फ है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अगर हम सब मिलकर ठान लें कि अगले 6 महीने में हमें अपनी 100 करोड़ आबादी को टीका लगाना है, तो भी हम लोग तीसरी लहर से बच जाएंगे, हमारे बच्चे बुजुर्ग हम सब बच जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सवाल नहीं पूछेगा आप किसको बचाओगे। हमारे पास दोनों के लिए वैक्सीन होगी। हमारे पास 35 साल नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना डॉक्टर गुप्ता, बिल्कुल इसीलिए तो हाईकोर्ट को पूछना पड़ा किसको बचाओगे बताओ। कहीं ना कहीं हालत हो गई है। बिल्कुल कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की कमी रही है हम लोगों की, इसमें हम सब मान रहे हैं, आप भी मानोगे। उस वजह से हम लोगों ने वैक्सीन की कमी आई है, बट अगले 1-2 महीने में वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। आपने देखा है सीरम ने बोला कि 10 करोड़ वैक्सीन इसी महीने वाले देने वाले हैं। अगले जो रोड मैप सरकार ने दिया है वो 200 करोड़ वैक्सीन का दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेडाइट ट्रायल करने पड़ेंगे। जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके फेज 2 फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, नेजल वैक्सीन आ रही हैं, फाइजर की वैक्सीन आ रही है। अभी बात चल रही थी कि फाइजर इंपोर्ट करने को तैयार हो गया है, फाइजर हमें एक्सपोर्ट करेगा यहाँ पे। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो बच्चों पे ट्रायल चल रहे हैं। तो बच्चों पे ट्रायल हमें एक्सपेडाइट करने चाहिए। जो 2 से 18 साल के बच्चे हैं वो हमारे अभी इम्यून नहीं है, उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, वो हाई रिस्क हैं, वल्नरेबल है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। तो इसलिए जितनी कंपनियां इस टाइम ट्रायल चल रहे हैं, फेज 2 फेज 3 ट्रायल, इनके पैरेलल ट्रायल बच्चों में चालू करने चाहिए, सो दैट अगले 6 महीने में हमारे बच्चों के लिए भी एक सेफ और इफिकेशियस वैक्सीन उपलब्ध हो। तो प्रिवेंशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा प्रिवेंशन है सिर्फ वैक्सीनेशन। और हम सब इतना पैसा देश के पास और इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, सीएसआर फंड बहुत सारा है, बट इच्छा की कमी है, लोग चाहते नहीं करना। मैं एक अस्पताल चलाता हूं, मैंने 24x7 वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया। दुनिया का पहला ऐसा देश है, ऐसा शहर है जिसने 24x7 वॉक थ्रू वैक्सीनेशन। आप आए लगा के चले जाएं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, बट आपको दिल बड़ा करना है। अगर हम सब लोग मिलकर खोलें, हर कार्यालय को, हर पार्टी के दफ्तर को वैक्सीन सेंटर में तब्दील कर दें, सीबीसी बना दें, सारे मिलकर काम करें, सारे कंट्रीब्यूट करें, तो कैसे हम इम्यूनाइज कर सकते हैं। 6 महीने में हम जाके 100 करोड़ इम्यूनाइज कर सकते हैं, 1 करोड़ पर डे कर सकते हैं। बहुत बड़ी, 50 लाख तक किया, 45 लाख तक किया है, तो 40-45 लाख तो किया है हमने, लेकिन अब वो गिरकर आ गया 15-20 लाख पर आ गया। तो अब दोबारा बढ़ सकती है, दोबारा डोजेज आ रही है हमारे पास। ठीक है डॉक्टर गुप्ता का आपने सुना, जो मैं शुरू में कह रहा था, कोविड की दूसरी लहर जाने के बाद क्या चैलेंजेस आएंगे। शरद कोहली कह रहे हैं रोजी रोटी, किचन, रसोई, पेट। योगिता ने भी वही बात कही थी, गरीब का पेट कैसे भरेगा, यह बड़ी चुनौती है, सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर डीके गुप्ता कह रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत बड़ी चुनौती है। कोविड खत्म हो रहा है, दूसरी लहर, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये मान के बैठ जाए सब ठीक हो गया। डॉक्टर अजय कुमार, आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती और उसके लिए क्या हम तैयार हैं? उसके बाद आ रहा हूं शरद कोहली। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती अभी भी वैक्सीनेशन इसलिए है कि दुनिया में जो सार्वजनिक आंकड़े हैं वो 1.5 मिलियन के आसपास प्रोडक्शन की जो है क्षमता है दुनिया में पूरी दुनिया में अभी तक जो है दिसंबर तक 1.5 बिलियन का क्षमता है। दुनिया को 7 बिलियन के आसपास करना है। इसका मतलब है कि दुनिया के जो बाकी जो बाहर विदेश के कंपनीज है वो आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। आपको भारत में अपनी वैक्सीन बनाने की क्षमता रखनी चाहिए थी। ये क्योंकि देखिए जितने भी टीवी डिबेट्स में, क्योंकि हमें पूरा जो है ये WHO के नंबर, ये सार्वजनिक आंकड़े, 1.5 बिलियन टोटल कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग टिल दिसंबर, 7 बिलियन पीपल टू बी वैक्सीनेटेड, 7 बिलियन को वैक्सीनेट कर। तो आपको भारत में जो है क्या क्षमता थी, आपने तो उस क्षमता को, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया है, लेकिन भारत है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही कंपनी पर निर्भर। अभी भी हम पूरे पिछले साल ये 2 ही कंपनी के पीछे पड़ करके, जबकि आपके पास वोखार था, आपके पास हैपकिन इंस्टीट्यूट है, आपके पास रेड्डी है, आपके पास जुबिलेंट है, लगातार आप जितने भी कंपनीज के नाम बोल सकते हैं, बहुत सारे कंपनी से बात, आपने उस कंपनी के माध्यम से जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। आप बोलते कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो वैक्सीनेशन एक चुनौती। दूसरी चुनौती जो है गरीब लोग के लिए, और योगिता जी ने ठीक कहा कि ये आपको याद होगा मार्च 2020 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और तुरंत उसको हटा दिया था कि हम हर एक परिवार को 4 लाख रुपए देंगे जिसके परिवार में कोविड के कारण जो मौत हो गई हो। उस निकला आदेश और तुरंत हटा दिया गया। हमारा ये कहना है कि सरकार को कि जिस तरह से बेरोजगारी, गरीबी, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 2005 और 2014 में 27 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए थे कांग्रेस की सरकार। भाजपा से मैं अपरिजा से ये पूछना चाहता हूं कि वर्तमान आंकड़े कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए पिछले 7 साल में। आप कांग्रेस बीजेपी की बात करते तो मैं तो बोलिए अपराजिता जी, बोलिए। हाँ, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले 7 साल में। इसका तो जवाब भी दीजिएगा। और आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होने वाली है अब आपके लिए? क्या वैक्सीनेशन ही है क्या, या इकोनॉमी? मैं धन्यवाद देती हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें पोस्ट कोविड के विषय में भी सोचना होगा।
देखिए, मुझे लगता है 3 दिशाओं में हमें काम करना है। प्रथम, अर्थव्यवस्था में सुधार लानी है। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में हमें कुछ पदक्षेप लेने हैं। 9,346 अनाथ बच्चे मिले हैं, सर्वेक्षण के आधार पर कह रही हूं। इनके विषय में सोचना है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन को लेकर इसके अंदर जो अर्थव्यवस्था की गई है, इसके आधार पर हम इन बच्चों की देखभाल करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तीसरा, मैं कहूंगी टीकाकरण, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा, मैं समर्थन करती हूं। टीकाकरण की दिशा में हमें अपना स्पीड बढ़ाना है और जैसा कि मैंने कहा, प्रचुर मात्रा में टीका आने वाला है और 216 करोड़ लोगों को, अगर 216 करोड़ वैक्सीन डोजेज अगर आ जाएंगे तो मुझे लगता है 31 दिसंबर तक करीबन 100 करोड़ लोगों को 2 डोजेज मिल जाएंगे। इस दिशा में हम कार्यरत हैं, आप जानते हैं। बड़ी बात होगी अगर हम सबको लेकर जन सचेतनता का विकास करें। इसमें जितनी भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील करूंगी, जन सचेतनता का विकास करना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरता की रक्षा करनी है और वैक्सीनेशन के लिए शरीक होना है। बिल्कुल ठीक है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, मैं आपको कह दूं, जो गरीबी की बात हो रही है, देखिए, भावना एक चीज होती है और काम करना दूसरी बात होती है। सरकार संवेदनशील है, सरकार जानती है कैसे हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। आपने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च 2020-21 आर्थिक वर्ष का जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट 1.6% बढ़ा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गया। जैसे ही हमारे लॉकडाउन बंद हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा, लेकिन उसके बाद ऐसा आकलन किया गया था कि 8% गिरावट आएगी विकास दर में, लेकिन वो -7.3% विकास दर में गिरावट आई। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स करके अभी हर जगह कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे छूट हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये अचानक हो रहा है और केंद्र सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता करने की दिशा में 2 बातें कही हैं। कहा है जहां जहां जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण दर है और जिन जिलों में 70% 45 ईयर्स एंड अबव कोमॉर्बिडिटी प्लस जो वयस्क लोग हैं 60 ईयर्स एंड अबव, उनको अगर वैक्सीन लग गया है, उन जगहों पर क्रमिक तरीके से छूट दे। आज आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 61 जिलों में छूट दिए गए और बड़ी खुशी की खबर है आज हमारे देश में 718 जिले हैं और इन 718 जिले में 344 जिले में संक्रमण दर 5% से कम हो गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, निर्देश वो ठीक है, वो सही है, वो ठीक कह रही हैं। संक्रमण दर कम है, नए केसेस कम है, वो ठीक है, वो तो मैंने भी शुरू में बताया था। अभी चुनौती एक और आने वाली है, एक और चुनौती आने वाली है। और जो आपने कहा ना कि जनवरी के मार्च वाले क्वार्टर में 1.6 हो गया था, लेकिन अब जो लॉकडाउन अभी अप्रैल और मई में लगा है, अभी इसके नतीजे जब आएंगे वो भी आगे आने वाले टाइम में पता लगेंगे। शरद कोहली, आप क्या कह रहे थे, बोलिए शरद कोहली। मैं आपका जो आज मुख्य सवाल है मानक, उसका दूसरा पहलू बताना चाह रहा हूं कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, मुझे नहीं पता कि हमारे पैनलिस्ट और दर्शक इसमें कितना इंटरेस्टेड होंगे, पर आपको सुन के जरूर आइडिया हो जाएगा। 9.3% हमारा फिस्कल डेफिसिट पहुंच चुका है। अगर हम इसमें स्टेट का भी मिला लेते हैं तो ये करीब 15% पहुंच चुका है। बहुत सारी राज्य सरकारें मानक ऐसी है, ये मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सार्वजनिक आंकड़े नहीं है, कि जिनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है। तो ये जो अनलॉकिंग है, खाली एक तो मैंने अभी तक जनता की बात करी, रोजी रोटी की बात करी, जब हम सरकार का पैसे देते हैं, सरकारों की भी जो वित्तीय हालत है, फिस्कल हालत है, वो अच्छी नहीं है और इसको स्वीकार करने में कोई, इसके लिए सरकारों को मैं दोषी नहीं कर रहा हूं, राजस्थानी आप दोषी नहीं है इसके लिए, क्योंकि जब टैक्स का राजस्व सूख जाएगा, जब स्टैंप ड्यूटी नहीं आएगी, शराब की दुकानें बंद हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये लंबी लिस्ट है। तो लाजमी बात है कि सरकार कहां से खर्च कराएगी? सरकार तो रेवेन्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है, के पास भी पैसे नहीं है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना हमारा, वो कंजम्पशन लेवल है, 60% जीडीपी कंजम्पशन से आता है और करीब आप लगाइए 88% जो कंजम्पशन है, 1.5 करोड़ जो किराने की दुकानें हैं, उनमें से वो जनरेट होता है, जो कि इस समय बंद पड़ी हुई है।
अब आप मुझे बताइए कि अगर लोग सामान खरीदेंगे नहीं, लोगों की नौकरी नहीं होगी तो वो सामान खरीदेंगे कैसे? अगर सामान खरीदेंगे नहीं तो सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो वहां कामकाज कैसे चलेगा, वहां कामकाज नहीं चलेगा तो टैक्स कैसे आएगा, और टैक्स नहीं आएगा तो सरकार कैसे चलेगी? ये पहलू मैं आपको बताना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपने बहुत अच्छी तरह से आपने और योगिता ने बताया कि जमीन पर जो आम आदमी सफर कर रहा है वो सफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम प्लीज हमारी कोशिश हर प्लेटफॉर्म से ये होनी चाहिए, हर किसी को, जैसा डॉक्टर गुप्ता ने कहा, हम ये समझाने सिखाने की कोशिश करें कि मास्क जरूर पहनिए। भाई जाइए ना बाहर, कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर सकते हैं, 2 गज की दूरी और मास्क, ये तो बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मास्क मत करिए, मैंने ये कहा कि जिस गरीब आदमी की रोजी रोटी होती है वो अपनी जान दांव पे लगा। नहीं वो ठीक है, वो सही है, लेकिन मैं बस योगिता कुछ कहना चाह रही थी। जान दांव पे मानक जी, बस मुझे इतनी सी बात बोलनी है कि ये जो मैं कोई आंकड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अपराजिता जी ने बहुत सुंदर बातें की, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली जब मैं जमीन पे उतरती हूँ तो मुझे पीड़ा होती है कि ये सुंदर बातें यहाँ बैठ के डिबेट में तो बहुत अच्छी लगती है कि ये किया वो किया, ये जीडीपी वो जीडीपी, पर जमीन पे देखिए ना कितना बड़ा चैलेंज है। आप देखिए खाने को पैसे नहीं, आप एक बात सुनिए, आपने अभी मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा सेकंड लेवल पर हम हंगर से डील करेंगे। आपको 7 के 7 प्लान लॉन्च करना चाहिए था। एट द सेम टाइम लोग खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उस समय ही आपका माइंड प्रोएक्टिवली चलना चाहिए, गवर्नमेंट को पहले ही सोच लेना चाहिए, तभी तो आप अलग दिखेंगे ना। आप बाद में डैमेज कंट्रोल करेंगे जब लोग मर गए या जब लोग हो गया, उसके बाद इतनी सुंदर बातें मुझे नहीं हजम होती यहाँ बैठकर, मुझे समझ ही नहीं आती है इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं यहाँ पर बैठकर लोग। अपराजिता जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, राहत पैकेज की तरफ इशारा है, जनता की मदद करिए। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगी, हर एक आह्वान के लिए केंद्र सरकार तैयार है और इसमें सबका साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। चलिए मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, क्लोजिंग कमेंट एक छोटा सा। मैं यही कह रहा हूं, इस समय हम सबको साथ चलने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। आप शरद कोहली को जवाब दे रहे थे वो मास्क पर, तो मास्क पे अगर आपका जान बचेगी तभी तो जान दांव पे लगाएंगे। तो अगर हम उनको रिस्क सिखाएंगे, हम ही लोग यहाँ बैठ के बोलेंगे कि हम मास्क नहीं लगा सकते। ये कभी नहीं कहा कि मास्क मत लगाइए, मैं उस गरीब की मानसिक परिस्थिति मैं समझ रहा हूं, तो हम गरीब को सपोर्ट करते ना मिलके, हम सब लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम उसी के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम गरीब को सपोर्ट कैसे करें? सरकार सपोर्ट कर सकती है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, बुद्धिजीवी, हम इसलिए बैठे हैं ना यहाँ पे। मैंने कहा भैया पूरा लगाइए, वो कहते हैं बिल्कुल साथ लेके चलिए और लगा के रहिए इसको, ये आपकी जान बचाएगा और जान बचेगी तभी जान दबाव दांव पे लगा पाएंगे। एग्जैक्टली। नहीं शरद कोहली, मुझे पता है आपकी मंशा क्या थी, मैं जानता हूं आपकी इंटेंशन अच्छी थी, पॉजिटिव थी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं जाने अनजाने में भी इस किसी भी प्लेटफॉर्म से ऐसा मैसेज ना जाए कि आम आदमी ये समझने लगे कि ठीक है मैं तो रोजी रोटी कमाने जा रहा हूं, मेरी हालत ठीक नहीं है, घर पे बच्चे हैं या किचन में आटा नहीं है तो मैं मास्क क्यों लगाऊं। मेरे ख्याल से इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमें यहां हर प्लेटफॉर्म से मैसेज ये देना चाहिए कि पहले मास्क लगाना है। वो हवाई जहाज में जब ट्रैवल करते हैं तो कहते हैं ना, बच्चों को मास्क बाद में लगाइए, पहले अपना लगाइए। अपनी सुरक्षा करेंगे तभी परिवार को बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। डॉक्टर गुप्ता आपका, शरद कोहली, योगिता भयाना, डॉक्टर अजय कुमार, अपराजिता जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की